आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी की सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि धनतेरस भगवान धनवंतरी की पूजा का पर्व है जो सभी के जीवन में अयोग्यता और समृद्धि लेकर आए। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक बताते हुए कहा, ये पर्व केवल रोशनी और उत्साह का नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का भी प्रतीक है। उन्होंने अपील की है कि दीपावली के इस पर्व पर स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में योगदान दे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वदेशी उत्पादों की खरीद से स्थानीय शिल्प, कुटीर उद्योग और महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, भाजपा संगठन की दृष्टि से रुड़की का अलग संगठनात्मक जिला बनाया गया है। इसमें हमारे 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। आज यहां उनके कार्यालय का लोकार्पण हुआ है। ये कार्यालय हमारे संगठन के विस्तार का केंद्र बनेगा। आज धनतेरस के दिन इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा, मैं कल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गया था। मैंने देखा कि जनता में डबल इंजन की सरकार बनाने की प्रतीक्षा है। मतदान के दिन लोग भारी संख्या में वहां मतदान करेंगे। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन लगेगा और वहां विकास तेजी से होगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से रुड़की का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुंचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा। एक अच्छा स्थान है और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आदमी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में युवाओं को भड़काने और उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों को चेतावनी दी थी। साथ ही अर्बन नक्सल गैंग का भी जिक्र किया था। इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी। माहरा ने कहा, मुख्यमंत्री का हर भाषण अब कुछ तयशुदा शब्दों के इर्द गिर्द घूमने लगा है, जैसे फेक नैरेटिव, अर्बन नक्सल और जिहाद। उन्होंने ये भी कहा, इन 3 शब्दों के बिना मुख्यमंत्री के पास जनता से कहने को कुछ नहीं है। माहरा का आरोप है कि मुख्यमंत्री इन शब्दों का इस्तेमाल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। साथियों, इस समय एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जो लोग विषयों को उठा रहे हैं, चाहे वो महिला अपराध है, चाहे खनन माफियाओं से जुड़ा मामला है, चाहे लैंड माफिया से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे सरकारी अमलों में, अस्पतालों में लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट्स खरीद के उनको बर्बाद किया जा रहा है, चाहे वो आईटी पार्क की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य विषय हैं, चाहे भ्रष्टाचार और अपराध से बड़े अन्य विषय हैं, जिसमें महिला अपराध विशेषकर है। अंकिता भंडारी का वीआईपी से लेकर संतरेसा की 14 साल की बच्ची का रेप और हत्या, और बीजेपी के एक प्रमुख पदाधिकारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना। तो इनमें जो भी आवाज उठा रहा है वो आजकल मुख्यमंत्री की नजर में नक्सलवादी है, वो अर्बन नक्सल है, वो जिहादी है और वो फेक नैरेटिव पैदा करने वाला है। लेकिन हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जब तक मुख्यमंत्री इन चीजों को व्यवस्थित नहीं करते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दीपावली से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के 27 संगठनात्मक जिलों में जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश नेताओं से 1-to-1 बैठक करके नामों पर राय ली है। एआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश नेताओं के साथ अंतिम चर्चा की गई। प्रदेश के उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन सूर्यकांत धसमाना ने बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद पार्टी हाईकमान की अनुमति से दीपावली से पहले जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की जा सकती है।
देखिए, हमारे संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे एआईसीसी के जितने ऑब्जर्वर 27 जनपदों में आए थे उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट एआईसीसी के जो हमारे संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल साहब उनके यहाँ जमा कर दी थी। उसके बाद उस पर गहन चर्चा हुई है। पार्टी की हमारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब ने राज्य के सारे सीनियर लीडर्स से गहन मंत्रणा करने के बाद मैं समझता हूँ मन बना लिया है और बहुत जल्दी हम पे उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले पहले 27 जनपद जो हमारे हैं उनका संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है पूरा हो जाएगा। जहां रिपीट होने हैं वो रिपीट घोषित हो जाएंगे, जहां नए बनने वहां नए घोषित हो जाएंगे, लेकिन पूरी हमारी एक्सरसाइज हो गई है। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में विशेष मानी जाती है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा, मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में से है और केंद्र सरकार का उन पर विशेष भरोसा है। इसी वजह से उन्हें अन्य राज्यों के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जाता है। पाठक ने बताया, जहां भी सीएम धामी ने जनसभाएं की है वहां भाजपा की बम्पर जीत हुई है। अब बिहार में होने वाली चुनावी रैली में सीएम धामी भाजपा की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे और भाजपा की सरकार को फिर से स्थापित करने का संदेश देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में जो इस समय रुझान है और जनता के दिलों में जिस प्रकार से भाजपा के प्रति एक विश्वास देखने को मिल रहा है वो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बिहार में एक अपनी फिर से सरकार को बनाने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपने पहले भी देखा होगा कि जिस जिस जगह स्टार प्रचारक के रूप में वो गए हैं निश्चित तौर पर वहां पर विजय हासिल हमको हुई है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बिहार के भी चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली और वो वहां पर आज जा रहे हैं। वहां पे भ्रमण का उनका कार्यक्रम है, जनसभा है उनकी, तो उसको देखते हुए कि बहुत सुखद अनुभूति और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। खासकर मिठाइयों में मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा उपायुक्त गणेश कंडवाल ने जानकारी दी कि पूरे राज्य में एफडीए के तहत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक खाद्य पदार्थों की नमूने लिए गए हैं जिनकी जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम भी गठित की गई है जो राज्य भर में लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड की बॉर्डर पर भी नकली मावा और पनीर की तस्करी को रोकने के लिए टीमों को तैनात किया गया है और कई ऐसे पदार्थों को जब्त कर नष्ट किया गया है। खाद्य विभाग की ओर से ये कार्रवाई आगामी दिनों में जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। और हम किन बिंदुओं पर विशेष फोकस कर रहे हैं? जो आगामी त्योहारी सीज़न को देखते हुए, जैसे आप जानते ही हैं कि त्यौहार के टाइम पे जो है अचानक डिमांड बढ़ जाती है, खासतौर से मिठाइयाँ और ऐसे उत्पादों की जो आम जन द्वारा जो है त्यौहार के टाइम पे प्रयोग में लाए जाते हैं। एफडीए उन सभी खाद्य सामग्रियों के चेकिंग के लिए तत्पर है और इसके लिए जो है पूरे राज्य भर में अभियान चला करके 200 प्लस डिफरेंट कमोडिटीज़ के सैंपल्स लिए गए हैं, जिसमें खासतौर से जो फोकस है वो है हाई रिस्क प्रोडक्ट, जो कि खासतौर से जिनमें जो है संभावना ज़्यादा रहती है एडल्ट्रेशन की, जैसे दूध उत्पाद हो गए, तेल हो गए, मसाले हो गए, इसके अलावा मिठाइयाँ हो गई और घी आदि सामग्रियों के नमूने लिए गए हैं। इसके अलावा जो है जो इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, इसमें इस चीज़ को भी इस बार इम्प्लीमेंट किया गया कि हमने मोबाइल टेस्टिंग वैन भी डिप्लॉय की हैं और मौके पर ही जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है, जिसमें जो भी खाद्य सामग्री के विक्रेता हैं या आम उपभोक्ता हैं वो अपने जो है खाद्य पदार्थों की मौके पर जाँच करा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है मोबाइल टेस्टिंग वैन भी डिप्लॉयड की गई हैं और जो टीमें गठित की गई हैं उसमें क्विक रिस्पांस टीमें हैं जिनके द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है और मार्केट का सर्विलांस करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि आपूर्तिकर्ता कौन हैं, क्या उनके पास में प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है, वो हाइजीनिक कंडीशन में चीज़ें बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं और उनके द्वारा जो है जो निर्माण में जो चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं वो गुणवत्ता के अनुकूल हैं या नहीं है। तो इस तरह से जो है हम सर्विलांस, सीजर, मोबाइल टेस्टिंग वैन। उत्तराखंड के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेल मंत्रालय ने देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस की सेवा आवृत्ति को
साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रिसाप्ताहिक 3 दिन करने की स्वीकृति दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने इस निर्णय को शीघ्र लागू किया। मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस विस्तार से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा, जिससे यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और व्यापार, पर्यटन तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। राज्य सरकार हवाई सेवा को मजबूत करने और आम जनता की पहुंच में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम और अन्य 25 प्रमुख पर्यटन स्थलों को शटल सर्विस से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगली यात्रा सीजन तक शटल सेवा पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ये सेवा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस तरह की क्या प्लानिंग है सर हमारी? हाँ, हम लोग फ्यूचरिस्टिक प्लान पे, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे स्टेट में हमारा एयर नेटवर्क का एक्सपांशन हो रहा है। अभी जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं जोशीमठ और बद्रीनाथ जी की शटल सर्विस को इसी तरीके से जो हमारे 25 टूरिस्ट प्लेसेस हैं फेमस, उन्हें कनेक्टिविटी दी जानी है। और साथ ही आपके आरसीएस के और उत्तराखंड की जो यूएससीएस स्कीम है उसकी यात्रा रूट्स को भी बढ़ाए जाने का प्रयास है। धारचूला को भी जल्दी आरंभ करने की संभावना है। तो और अगर हम एयर स्ट्रिप्स की बात करें तो नैनी सैनी, पंतनगर और जॉलीग्रांट, तीनों हमारी जॉलीग्रांट का भी एक्सपांशन हो रहा है और नैनी सैनी का भी एक्सपांशन हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी हम लोग दे पाएंगे। अल्मोड़ा जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर का अधिकारियों ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद डीएम अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी समेत कई कार्यालयों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल के कार्यों को लेकर होगी। इसके अलावा उन्होंने पेयजल की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की भी बातें कही है। देहरादून में दीपावली का त्योहारी सीजन नजदीक आते ही शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि सड़कें पहले जैसी ही है, लेकिन नई गाड़ियों के आने से ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपनी त्योहारी खरीदारी जल्द से जल्द पूरी कर लें, ताकि आखिरी दिनों की भीड़ और परेशानी से बचा जा सके। एसपी सिटी ने विशेष रूप से 19 अक्टूबर तक 4 पहिया वाहनों का उपयोग कम करने की सलाह दी है, ताकि ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या पर काबू पाया जा सके। हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो है जो व्हीकल डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। लगातार हर दिन जो है लगातार नई गाड़ियाँ रोड पे आ जा रही हैं। हालांकि रोड तो उतनी चौड़ी है और पार्किंग भी देखिए हमारे पास जो है लिमिटेड स्पेस ही अवेलेबल है। तो यही पब्लिक से हम अपील करते हैं, यही हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश यही है कि देखिए अपना काम जो है वो एंड मोमेंट के लिए, आखिरी दिन के लिए वेट ना करें। अभी काफ़ी टाइम है दीपावली में, तो मेरी यही अपील है कि जो खरीदारी आपको करनी है तो उसको आज कल में अपना वो निपटा लें। और जो आने वाली मतलब 17, 18 या 19 तारीख है, तो ऐसे में जो है 4 व्हीलर से स्पेशली 4 व्हीलर लेके अपना ना चलें। अगर मूवमेंट करना है तो अपना पैदल है या अपना 2 व्हीलर से ही उसको प्रेफर करें। अगर सभी लोग 4 व्हीलर लेके बाहर निकल के आ जाएंगे तो देखिए उससे क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रैफिक का प्रेशर भी बढ़ेगा, पार्किंग भी स्पेस अवेलेबल है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सभी को दिक्कत होगी उसमें। तो यही अपील है कि अपना जो काम है वो आजकल में अपना निपटा लें, ताकि जो एंड मोमेंट पे वेट ना करें और जो भीड़ वाली एरिया है त्यौहार के टाइम पे जाने से थोड़ा सा बचें उसमें। खबरों के सफर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 794 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬੇਲਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ, ਮਲਚਰ, ਰੇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ FPOs ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉन्नत ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈਏ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੀਤ ਮੁਕਾਈਏ। साल के 300 और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने राजस्थान से पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसका समापन देहरादून से हुआ। इस समापन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और भारत सरकार तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 1000 आंगनबाड़ी कर्मियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सभी को ये निर्देश दिए गए कि पोषण कार्यक्रम को बच्चों के बीच लगातार चलाया जाए, ताकि हर बच्चे को सही पोषण मिल सके और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। ये कदम बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री जी ने 8/2018 को राजस्थान की धरती से शुरुआत की और यह हमारा 8वां पोषण माह था, जो मध्य प्रदेश के धार जिले से 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से उसका समापन, शुरुआत भी और समापन भी हर साल की तरह हम इस बार भी हमारे जो कुपोषित बच्चे हैं वो सुपोषित हो, इस अभियान का मेन उद्देश्य होता है। हर बार हम महिलाओं को जोड़ते हैं, इस बार हमने इस अभियान में नयापन पुरुषों को भी जोड़ा। पूरे देश में एक संदेश चले जाए ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। उसमें कई मंत्रालय भी हमारे साथ थे, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, ऐसे कई मंत्रालय ने हमको सहयोग भी किया और इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित की। ये ना मैम, आज पोषण माह का जो है समापन हुआ है, इस तरीके से देखिए, आज 8वां पोषण माह का समापन हुआ है और ये पोषण माह की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने धार से करी थी। और निश्चित रूप से ये जब पोषण माह की जब शुरुआत करी थी तो उसका आह्वान यही था कि हम 2047 में विकसित भारत और स्वास्थ्य के दृष्टिगत आत्मनिर्भर भारत हमको निर्मित होना है। और वो निर्मितीकरण में जिन जिन की भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं में हमारे आंगनबाड़ी बहनें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जहां हर गांव में एक आंगनबाड़ी भवन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से
जो पोषण है वो चाहे वो सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं का निर्वहन करना हो, केंद्र सरकार की योजनाओं का निर्वहन करना हो अथवा अवेयरनेस का कार्यक्रम करना हो, सब आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से होता है। तो उनके माध्यम से हम आने वाले समय यानी कि 2000 लक्ष्य जो लक्ष्य के रूप में 2047 में लाया, हम अपने प्रदेश को कुपोषित मुक्त प्रदेश बना सके, इस दृष्टिगत हम लोग गंभीरता से काम करें। और वाकई ये गंभीरता इस बात से भी चाहिए कि यदि हमारा उत्तराखंड या हमारा देश स्वस्थ होगा तभी हम लोग जो है वो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे। अन्यथा मैं समझती हूँ कि हम बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहेंगे। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम आज देवभूमि अपने देहरादून में उत्तराखंड में इस वर्ष की बरसात से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। पुरोला क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि ये क्षेत्र पहाड़ी है और यहां आपदाएं आम बात है। इस बार के नुकसान का आकलन करते हुए उन्होंने बताया कि 400 से 500 करोड़ नुकसान हुआ है, जिसमें बागवानियों के सेब खराब हो गए हैं और वे मंडी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस आकलन को जिलाधिकारी और अन्य माध्यमों से मुख्यमंत्री तक भेजा गया। विधायक ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार से कुछ मदद जरूर मिलेगी ताकि प्रभावित क्षेत्र की स्थिति सुधारने में मदद मिल सके। आप लगातार क्षेत्र में हो, इस समय आपदा में चाहे मैं बागवानी की बात करूं या छन्नी की बात करूं, कितना नुकसान हुआ, कितना बचत मांगा आपने? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी जो विधानसभा है ये सीमांतवर्ती विधानसभा है और सबसे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे आपदाओं का बड़ा नाता है। आपने देखा होगा 2019 में आराकोट बंगाल में जो आपदा आई थी, बहुत बड़ी हमारी जो हॉर्टिकल्चर की एक बेल्ट मानी जाती है, जो बैकबोन्स है, वो हमारी जितनी भी परिसंपत्तियां थी उसका नष्ट हुआ। और उसके बाद कई जगह जो इस बार की जो बरसात ने जो है बहुत बड़ा नुकसान किया है, तो उसको लेकर के पूरा आकलन करके मैंने पर्सनली लेवल पे जाके जिला प्रशासन को लेकर के तमाम मोर देन अगर कुछ नहीं तो 400-500 करोड़ का आसपास का जो है क्षति मेरे क्षेत्र में। तो क्षति इसलिए मानी जाए क्योंकि जब बरसात था, आपदा आई थी तो सड़कें क्लाउड ब्लास्ट हो गई थी। उस दौरान जो हमारा सेब निकलता है, तो बागवानों का आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोगों के एक ही बागवान के जो है 2-2 करोड़ के सेब जो है खराब हुए, कुछ गाड़ियों में सड़ गए, कुछ निकाल नहीं पाए क्योंकि और मंडी तक नहीं पहुंचे। तो इस तरीके से हमने जो आकलन जो है जिला प्रशासन के जिलाधिकारी के द्वारा और अपने तमाम माध्यम से माने खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।